नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक अम्ल क्षार अवधारणा। अम्ल क्षार की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 कंसेप्ट या 3 संकल्पना हम पढ़ेंगे। नंबर 1 आती है आर्रेनियस संकल्पना, नंबर 2 ब्रोस्टेड-लोरी संकल्पना, नंबर 3 लुईस संकल्पना। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले मैं इनको शॉर्ट में आपको संक्षिप्त में बता दूं, इनके मुख्य बिंदु या मेन पॉइंट क्या। सबसे पहले हम अगर समझे आर्रेनियस संकल्पना, तो आर्रेनियस ने सीधी सी बात कही थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाएंगे, और जो हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो आर्रेनियस संकल्पना के अकॉर्डिंग सीधी सी बात थी कि अम्ल वे होंगे जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, और क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। आर्रेनियस संकल्पना इतनी सी याद करनी है, डिटेल से हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आर्रेनियस H+ जो वो अम्ल, और जो क्षार के लिए क्या OH-। फिर इसी कंसेप्ट को आगे अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया था ब्रोस्टेड-लोरी संकल्पना। इन्होंने हाइड्रोजन आयन और OH- आयन के स्थान पे जो शब्द का प्रयोग किया था वो शब्द था आपका प्रोटॉन। तो वे पदार्थ, अब प्रोटॉन क्या होते हैं यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का एक डायग्राम बनाते हैं तो हाइड्रोजन, ये नाभिक, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, इसको लिखते हैं 1A। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, और आप जानते हो कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में क्या नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होता, और इसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर होगी H की। अब क्या होता है H+ का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें। जब ये H+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तो इसके पास केवल क्या बचा, एक प्रोटॉन। इसी कारण से जो H+ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। H+ का मतलब प्रोटॉन बोल सकते हो। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो तो अम्ल कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाएंगे। इसी कंसेप्ट के आधार पर ब्रोस्टेड-लोरी ने अम्ल क्षार की परिभाषा दी। तो यहाँ पर आपको समझना है इसके अकॉर्डिंग कि अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार की अवधारणा ब्रोस्टेड-लोरी ने किसके आधार पे, प्रोटॉन के आधार पे दी। तो जो प्रोटॉन का त्याग करेगा, प्रोटॉन का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसके बाद लुईस नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने जो अम्ल क्षार की परिभाषा दी थी वो दी थी। अगर आप 3rd ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको 3rd ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, जिसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे, और इन टेस्टों में आपके 30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे, और ये 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर, शॉर्ट में क्या नाम दे दिया मैंने, LP। अब पहले ये समझे कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि जैसे अमोनिया की बात करें NH3, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। उसमें से हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में कितनों ने भाग लिया, 3 ने। शेष कितने बच गए, 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन शेष बच गए उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का एक युग्म बन गया, वो तो गया इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये अकेला रहता है, अलग रहता है, तो नाम हो गया एकाकी लोन पेयर। तो जो बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते उसको हम क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो लुईस ने संकल्पना इसके आधार पर, डिटेल से हम आगे बात करेंगे, बस एक बार इतनी सी बात अपने को याद करनी है कि लुईस संकल्पना किसके आधार पर थी, लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पे। बिल्कुल कंसेप्टली क्लियर होना चाहिए।
अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें तो वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, दान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो ये तीनों की संकल्पना थी जो शॉर्ट में संक्षिप्त में मैंने बता दी। अब हम डिटेल से बात करेंगे। पहली बात क्लियर होनी चाहिए, आरएनएस की संकल्पना H+ और OH पर आधारित थी, ब्रोंस्टेड लोरी की प्रोटॉन पे, और लुईस संकल्पना है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक एक संकल्पना को हम डिटेल से बात करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं आरएनएस संकल्पना या आरएनएस अवधारणा, आरएनएस सिद्धांत, एक ही बात है। देखो अब हम यहाँ बात करें, देखो आरएनएस अवधारणा संकल्पना एक ही बात है। तो क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ अर्थात हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन कॉस्ट में क्या लिख दिया, H+। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। ये अवधारणा किसके अकॉर्डिंग है, आरएनएस के अनुसार हम बात कर रहे हैं। जैसे आप बात समझिए, जैसे हमने लिया HCl, क्या इसका जलीय विलयन, तो ये क्या देगा, H+Cl- लिखा HNO3 AQ जलीय विलयन, तो क्या हो जाएगा H+NO3- H2SO4 AQ का मतलब क्या है, यहाँ पे जलीय विलयन से है, तो क्या हो जाएगा 2H+SO4 -। तो ये पदार्थ अपने जलीय विलयन में, ये जितने भी पदार्थ हमने लिखे हैं वो अपने जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं, अर्थात ये सब क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम क्षार की बात करें कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, कोष्ठक में हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH-, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। फिर से रिपीट कर दूँ, ये अवधारणा हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आरएनएस के अनुसार। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन है, तो क्या हो जाएगा Na+OH-। KOH AQ जलीय विलयन, तो क्या देंगे K+OH-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा Ca2+ और 2OH-। इसके बाद MgOH² से Mg2+ 2OH-। तो ये सभी पदार्थ अपने जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, OH- आयन दे रहे, अर्थात ये क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो ये इतनी सी अवधारणा थी किसकी, आरएनएस अवधारणा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट, कि जब जलीय विलयन के अंदर
अम्ल H+ का त्याग करता है तो जलीय विलयन में H+ ना आयन मिलकर आपको H3O+ हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। उसको यहाँ से समझे कि जैसे ये HCl है, HCl को हमने किस में घोला, जल में, तो ये क्या करेगा, अपना H+ का क्या करेगा, त्याग करेगा, तो क्या बनेगा H3O+ और Cl-। H3O+ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। वैसे ये अगले वाले टॉपिक में हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। H3O+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इसी के कारण जो इसका जो HCl का जो जलीय विलयन है वो क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। अब यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए मैं आपके लिए समझा दूँ कि इस सिद्धांत से परेशानी क्या हुई। आर्यनीय हमने पढ़ लिया, आर्यनीय हमने यहाँ पे पढ़ लिया। इसके बाद जैसे कुछ कंपाउंड, जैसे हम इसी की एग्जांपल बात कर ले, NH3 होता है, NH3 क्षार होता है। NH3 क्या होता है, क्षार होता है। तो आर्यनीय से समझा, आर्यनीय के सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो सीधी बात है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो OH- आयन देंगे, वो क्षार कहलाएंगे। अब इसमें के पास तो कहीं पर OH है नहीं है, फिर भी ये क्षार है। तो इस प्रकार के कंसेप्ट को आर्यनीय नहीं समझा पाया। इसको समझाने के बाद के लिए आया ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा। एक क्वेश्चन और अच्छी है, क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि सूक्ष्म HCl गैस नीले लिटमस पत्र को बदल देगी। मतलब जब नीले लिटमस पत्र पर सूक्ष्म HCl गैस प्रवाहित करेंगे तो उस लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। पहला ऑप्शन है उसका लाल, दूसरा नीला, तीसरा पीला, डी बैंगनी। कंसेप्ट को समझना कि सूक्ष्म HCl गैस नीले लिटमस पत्र को बदल देगी। कि सूक्ष्म जो नीला लिटमस पत्र है उस पर हमने कौन सी गैस, HCl गैस प्रवाहित कर दी, तो अब क्या बनेगा, लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा, कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अन्यथा गलती होने की संभावना होती है कि HCl, हमें पता है HCl क्या होता है, अम्ल होता है, H+ का त्याग करता है। लेकिन ये कंडीशन है कि वो जलीय विलयन में वो H+ का त्याग करेगा और अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। और हमने क्या लिखा है, सूक्ष्म HCl है तो यहाँ पर वो उसका H+ आयन का त्याग नहीं होगा। और जब ये H+ आयन का त्याग नहीं करेगा तो ये अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करेगा, और अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करेगा तो नीला लिटमस नीला ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला। समझ रहे होंगे कंसेप्टली बात है कि सूक्ष्म HCl है। हाँ, अगर नमी युक्त भी होता तो वहाँ H+ दे देता और ये अम्ल की भांति व्यवहार करता तो ये अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित कर देता। लेकिन सूक्ष्म HCl गैस है तो ये H+ आयन नहीं देगा, तो अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करने वाला। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें H+ नहीं होता है, और कुछ पदार्थ जो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें OH- नहीं है, फिर भी क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। इस कंसेप्ट के बारे में आर्यनीयस कुछ भी नहीं बता पाया। इसी के आधार पर आगे इसको समझाने के लिए, कंसेप्ट को थोड़ा और इजी करने के लिए ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा आई जो प्रोटॉन पे आधारित है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसकी हम बात करते हैं, और उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो उसके बाद अगर हम आगे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट आता है कि ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा, नंबर 2 है ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा। क्या लिखा है, ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा। ब्रोस्टेड-लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ब्रोस्टेड-लोरी की
अनुसार वे पदार्थ जो ब्रोस्टेलोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, ब्रोस्टेलोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, तथा जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया था कि जब भी हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का मतलब अपने को क्या याद रखना होता है, H+। प्रोटॉन का मतलब अपने को क्या याद करना होता है, H+। तो अम्ल क्या करेंगे, प्रोटॉन का त्याग करेंगे, H+ का त्याग करेंगे, और क्षार क्या करेंगे, उस प्रोटॉन को ग्रहण करेंगे। अब जैसे ही इस ब्रोस्टेलोरी अवधारणा को पढ़ेंगे तो अम्ल और क्षार के अलावा यहाँ पर दो शब्द और आएंगे, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और विशेषकर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार पूछ लिया जाता है, तब अपनी बारह बज जाती है और क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं। सिंपल सी बात बताऊंगा कि अम्ल जब प्रोटॉन का त्याग करेगा, अम्ल जब प्रोटॉन का त्याग करेगा तो संयुग्मी क्षार बनता है, माइंड में क्लियर कर लेना। और जब क्षार उस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो संयुग्मी अम्ल बनता है। बस इसी में थोड़ी सी गलती हो जाती है कि अम्ल से तो क्या बनेगा, संयुग्मी क्षार, और क्षार से क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनेगा। ये अलग से मैं समझा दूंगा आपको। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं कि अम्ल होगा, ए का मतलब अम्ल। अब अम्ल होगा तो सीधी बात है वो किसका त्याग करेगा, प्रोटॉन का, तो उसके पास क्या होगा, H+ होगा। तो अम्ल को मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया Ha से। अब क्षार क्या करेगा, उस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, तो क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हो, बेस, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने B से। क्लियर बात समझ आ रही होगी। तो Ha अम्ल हो गया और B क्या हो गया, क्षार। अब ये H का अम्ल क्या करेगा, H+ अर्थात प्रोटॉन को त्याग करेगा। तो प्रोटॉन का जब त्याग करेगा तो ये क्या बनेगा, A-। जो सीधी सी बात समझना, Ha, तो इस पे प्लस होगा तो इस पे माइनस, जब प्लस वाला उठेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसने जैसे ही अम्ल ने H+ का त्याग किया तो क्या बन गया, A-। और जैसे ही इसने H+ का त्याग किया तो इस क्षार ने, वे पता जो प्रोटॉन को ग्रहण करते क्या कहलाता है, क्षार। तो ये क्षार है वो इस प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बना लेगा, BH+। क्लियर बात समझ में आ गई कि ये अम्ल है क्योंकि इसने प्रोटॉन को त्याग कर दिया, और वो क्षार है जिसने प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया। अब एक बात समझाइए कि चलो इसको इसी रूप में लिख लें तो ज़रा कंप्लीट हो गया, Hb+। ठीक है। अब मैंने कहा अम्ल जब प्रोटॉन का त्याग करेगा, शब्द को पकड़ लेना गलती ना हो, अम्ल प्रोटॉन का त्याग करने पर संयुग्मी क्षार बनेगा। तो ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार, गलती ना हो जाए, क्वेश्चन समझा दूंगा। क्षार है वो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल बनेगा। तो ये क्या हो गया इसका, संयुग्मी अम्ल। कंसेप्टली बात समझ में आ रही होगी कि अम्ल ने जब प्रोटॉन का त्याग कर दिया तो उससे तो क्या बन गया, संयुग्मी क्षार, और क्षार ने उस प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया। आपको कुछ कंपाउंड देखकर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। जैसे जल के लिए हम बात करें, जल H2O, समझना सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है कि ब्रोस्टेलोरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि ये अम्ल होगा ये क्षार होगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो निर्भर करेगा सामने वाले पदार्थ पर कि सामने वाला पदार्थ क्या, उसके अकॉर्डिंग ये अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करेगा। जैसे एक एग्जांपल में समझाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O, थोड़ा सा नीचे ले लेते, H2, इसकी क्रिया मैंने करवा दी NH3, अमोनिया के जलीय विलयन से। ठीक है, अमोनिया है, जलीय विलयन लिया हुआ उसका,
अब जैसे यहाँ लिख भी दो AQ, अब क्या होगा समझो, H2O है, ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन का त्याग करेगा। जल है, जल क्या होता है HOH है, तो टूटेगा तो क्या बनेगा H+ और OH-। तो ये यहाँ से एक H+ का त्याग करेगा, तो NH3 इस H+ को ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो NH3 क्या बना देगा NH4+। और इस H2O से एक H त्याग हो गया, इसने बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया OH-। इतनी कंसेप्ट तो बात समझ में आ रही। अब देखो H2O ने क्या किया है, H+ का मतलब प्रोटॉन का त्याग किया है, तो इस कंडीशन में ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, अम्ल की तरह। H2O ने जो प्रोटॉन का त्याग किया है, NH3 ने उस प्रोटॉन को ग्रहण किया है, तो NH4+ बना है, अर्थात ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। अब आ जाएगा H2O का अम्ल का, H2O का संयुग्मित क्षार क्या होगा, H2O का संयुग्मित क्षार। संयुग्मित क्षार का मतलब अम्ल जब प्रोटॉन का त्याग करेगा तो संयुग्मित क्षार बनता है। तो इस जल ने किसका, इसका मतलब यहाँ से इसने किसका त्याग किया H+ का, तो ये बनेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया संयुग्मित क्षार। और अमोनिया ने उस प्रोटॉन को ग्रहण किया, क्षार जब प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो संयुग्मित अम्ल बनेगा, तो ये क्या हो गया संयुग्मित अम्ल। तो इतनी कंसेप्टली बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो NH3 के साथ H2 किसकी तरह कार्य कर रहा है, अम्ल की बात व्यवहार कर रहा है। अब इसका मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर समझाता हूँ, वो समझने की कोशिश करना कि यहाँ मैंने लिखा HCl, क्रिया करवा दी H2O से, HCl की क्रिया किससे करवा दी H2O से। अब देखो इस कंडीशन में क्या होता है, HCl है वो एक प्रोटॉन को त्याग करेगा, तो HCl जब प्रोटॉन को त्याग करेगा तो क्या बनेगा Cl-, और उस प्रोटॉन को कौन ग्रहण करेगा H2O, तो क्या बन जाएगा आपका H3O+ बन जाएगा। अब यहाँ से समझो, ये प्रोटॉन का त्याग कर रहा, इसका मतलब ये अम्ल हो गया, और इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया तभी तो H3O+ बना है, इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया तो ये क्या बन गया क्षार बन गया। अम्ल जब प्रोटॉन का त्याग करता है, त्याग करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं संयुग्मित क्षार। और क्षार जब प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है, क्षार जब प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है तो क्या बनेगा संयुग्मित अम्ल। तो इसको आप ग्रुप बना दोगे तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। HCl और Cl- क्या है, अम्ल संयुग्मित क्षार युग्म हो गया, ये अम्ल हो गया और ये संयुग्मित क्षार युग्म हो गया। H2O H3O+ क्या हो जाएगा क्षार संयुग्मित अम्ल युग्म हो गया। उम्मीद है ये बात आपको कंसेप्टली समझ में आ गई होगी। और थोड़ी सी अगर आपकी ये कन्फ्यूजन होगी संयुग्मित क्षार, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अम्ल जब प्रोटॉन का त्याग करेगा जो बनता है उसको संयुग्मित क्षार कहते हैं, और क्षार जब प्रोटॉन को ग्रहण करता है जो बनेगा उसको संयुग्मित अम्ल कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझो कि जो संयुग्मित क्षार है, क्षार प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो जो OH- अब ये प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर कंसेप्टली अगर आपकी कन्फ्यूजन है तो इसको मिटा के मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, शॉर्ट में आपको याद रह जाएगा कि अम्ल के प्रोटॉन त्यागने पर, अम्ल के प्रोटॉन त्यागने पर संयुग्मित क्षार व क्षार के प्रोटॉन ग्रहण करने पर, क्षार के प्रोटॉन ग्रहण करने पर संयुग्मित अम्ल बनता है। लेकिन कंसेप्टली आप ये बात समझना कि आपको सवाल में क्या पूछा गया। अगर सवाल में ये आ जाए H2O का
संयुग्मी अम्ल कौन सा है, सॉरी H2O का संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार तो हो जाएगा OH माइनस, और पूछ लिया H2O का संयुग्मी अम्ल H3O प्लस। गलती हो जाती है, शब्द को नहीं तो समझ लो, मैंने लिखा H2O। अब ये प्रोटॉन को ग्रहण भी कर सकता है, त्याग भी कर सकता है। अगर ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है, प्रोटॉन को H प्लस है, वो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा H3O प्लस, और प्रोटॉन का त्याग तो क्या बनाएगा OH माइनस। तो जब ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, तो उस कंडीशन में तो ये तो क्या हो गया इसका संयुग्मी अम्ल, और यहाँ पर ये प्रोटॉन को त्याग कर रहा है तो ये क्या हो गया संयुग्मी क्षार। ये बात मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट में लिख दी है, थोड़ा सा फोकस करोगे क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है और एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आया और आने के बाद भी गलत हो जाता है, और पढ़ी हुई टॉपिक में से अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर वो अपने लिए शर्मिंदगी की बात होती है। तो कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया उसके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो इसका एक क्वेश्चन जो भी लेबर असिस्टेंट की एग्जाम में आया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था लेबर असिस्टेंट की एग्जाम में कि HCO3 स्पीसीज का संयुग्मी क्षार होगा। HCO3 माइनस स्पीसीज का संयुग्मी क्षार होगा। पहला ऑप्शन तो ये दे दिया HCO3 माइनस, दूसरा ऑप्शन दे दिया CO3 माइनस, तीसरा ऑप्शन दे दिया H2CO3, और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बहुत से बच्चे क्या अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं। पहले तो आप इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो कमेंट्स में बता दीजिए। थोड़ा सा जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि HCO3 माइनस स्पीसीज का संयुग्मी क्षार पूछा गया है, तो ये स्पीसीज अब बच्चे क्या करेंगे, ये कैसे बनता है H2CO3 से बनता है। H2CO3 इसने क्या किया, एक H प्लस का त्याग किया और HCO3 माइनस बन गया। अब वो अपना दिमाग क्या लगाएंगे कि ये अम्ल है, अम्ल ने प्रोटॉन का त्याग कर दिया तो ये क्या बन गया संयुग्मी क्षार। ये अम्ल है तो लिखे ना, अम्ल प्रोटॉन का त्याग करने पर संयुग्मी क्षार बनाता है, तो HCO3 क्या संयुग्मी क्षार, वो इसी पे क्लिक कर रहेंगे। वो इस स्पीसीज को कहा, ये नहीं कहा अम्ल क्षार है, CO3 माइनस स्पीसीज का संयुग्मी क्षार क्या होगा, इस स्पीसीज के लिए पूछ रहा है, इसके लिए नहीं पूछा है। अगर आपको ये पूछता ना H2CO3 का संयुग्मी क्षार, तब आंसर होता है आपका HCO3 माइनस, लेकिन उन्होंने आपसे किसके लिए पूछा है, तभी इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है HCO3 माइनस, HCO3 माइनस। अब समझो इसके लिए पूछा है तो यहाँ मैं समझा दूँ, HCO3 माइनस एक स्पीसीज मान ली मैंने, अगर ये प्रोटॉन का त्याग करती है तो क्या बनेगा H प्लस और CO3 2 माइनस बनाएगा। ये अम्ल था, अम्ल ने प्रोटॉन का त्याग किया, और जब अम्ल प्रोटॉन का त्याग करेगा तो क्या बनेगा संयुग्मी क्षार, तो इसका ये क्या हो गया संयुग्मी क्षार हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा CO3 2 माइनस। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं, ये पूछते हैं कि इस स्पीसीज का संयुग्मी अम्ल बताओ। अम्ल कब, संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है, संयुग्मी अम्ल का मतलब क्या, वो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, तो HCO3 माइनस जब प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा H2CO3, H2CO3। अब ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस कंडीशन में ये संयुग्मी अम्ल बन गया। क्या बन गया संयुग्मी अम्ल बन गया। तो यहाँ से आपकी बातें क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल कि यहाँ पर हमने एक स्पीसीज लिखी है HCO3 माइनस। अगर आपसे इसका संयुग्मी क्षार पूछेगा तब आपका आंसर क्या होगा CO3 2 माइनस। और अगर आपसे
इसका संयुग्मी अम्ल पूछे तब आंसर क्या होगा, H2CO3। ये लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया हुआ था, इसके लिए मैंने इसके बारे में इतनी डिटेल से बात कर ली। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। जैसे H2O के लिए बात करें, H2O का संयुग्मी अम्ल, सॉरी यहाँ पे एक बात रखना कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस नहीं, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो H2O का संयुग्मी अम्ल तो H3O प्लस, H2 का संयुग्मी क्षार तो OH माइनस होता है। अम्ल जब प्रोटॉन का त्याग करेगा तो संयुग्मी क्षार बनेगा, क्षार जब प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो संयुग्मी अम्ल बनता है। ये कंसेप्ट मुझे लगता है कि संयुग्मी अम्ल क्षार वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक अपना स्टार्ट होता है जहाँ से और क्वेश्चन आते हैं वो है लुईस अवधारणा। लुईस ने किसके आधार पर अम्ल और क्षार की अवधारणा दी थी, किसको अम्ल कहा और किसको क्षार कहा। जैसे इस कंसेप्ट से काफ़ी यौगिकों को हम अम्ल क्षार के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जैसे ये कंपाउंड आ गया आपका CO2 SO2, अब ये अम्ल ये क्षार है, ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा के आधार पर हम नहीं बता सकते, इसके लिए हमें काम में लेनी पड़ती है लुईस अवधारणा। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो, अब नेक्स्ट अवधारणा के बारे में हम चलते हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अगर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से अपना ही क्वेश्चन कवर हो जाएगा और उम्मीद है कि कहीं पर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो बात करें लुईस अवधारणा। वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाएंगे। यहाँ पे देखना है कि लुईस के अनुसार देते हैं, यहाँ पे लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, शॉर्ट में क्या बोलते हो, लॉन पेयर, वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। अब देखो यहाँ से आपकी बात के लिए क्वेश्चन क्या, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपको कुछ अम्ल दिए हुए मिलेंगे, उन अम्लों में से हमें लुईस अम्ल की पहचान करनी है। तो लुईस अम्ल के लिए लुईस अम्ल के अनुसार वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझना कि अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कौन करेगा, जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो या उनका अष्टक अपूर्ण हो, मतलब भारी कोश पूर्ण भरा ना हो, या नॉर्मली आप मान सकते हो धनायन। तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है। तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए एग्जाम्पल में कि एक तो उनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी, या उनका अष्टक अपूर्ण, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उनका अष्टक क्या होगा, या अष्टक अपूर्ण हो, या क्या हो आपका धनायन, या क्या हो धनायन, वो सब क्या कहलाएंगे लुईस अम्ल। जैसे एग्जांपल हम समझें कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इनका अष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तीन Cl के साथ बंध बना लिए 6, तो अष्टक पूर्ण होने के लिए चाहिए 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की मतलब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है, नहीं समझ में आए तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना लो, बोरोन 1 2 3, एल्यूमिनियम 1 Cl है 1 2 3। अब जो एक इलेक्ट्रॉन Cl का और एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, तो इनके बाहरी कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे 6 होंगे, तो इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो या अष्टक अपूर्ण हो या कोई धनायन हो, जैसे Na+ Mg2+, तो सीधी सी बात याद करनी कि कभी क्वेश्चन दे जाएगी निम्न में से लुईस अम्ल है, तो या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो या उनका अष्टक क्या होगा, अपूर्ण होगा, या वो क्या होंगे, धनायन होंगे। अब क्षार की बात करें तो समझते हैं यहाँ पे कि लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का, वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, वे पदार्थ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अब यहाँ पर बात होगी कि कौन कौन से होंगे, तो सीधी सी बात है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करने का मतलब है कि उनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और वो ऋणायन हो सकते हैं। तो यहाँ से सीधी सी बात समझनी है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने का मतलब है कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। अर्थात आप ऐसा लिख सकते हो कि उनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, उपस्थित होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। या फिर सीधी सी बात है ऋणायन, क्या ऋणायन, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल में NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, बंद बनाने में कितने भाग लिए 3, 2 शेष बच गए। तो ये जो 2 शेष बचे अर्थात वो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात लोन पेयर के रूप में कार्य करेगा। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं H2, आप ये समझ लेना 4 का मतलब कि इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब कितनी चप्पल, जो कितनी जोड़ी चप्पल पहनते हो, तो एक जोड़ी चप्पल होगी, 2 चप्पल नहीं होगी। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब 2, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पर कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, तो H2O के पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं 2 होते हैं, NH3 के पास 1 होते हैं। तो जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो लुईस क्षार के भांति व्यवहार करेगा, लुईस क्षार होगा। जैसे एल्कोहल लिख दिया ROH, ये आपका हो गया क्या एमीन, Cl माइनस, साइनाइड माइनस। तो जो ऋणायन होंगे या जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो क्या कहलाएगा, लुईस क्षार। और जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनायन होते हैं, वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें कोई कंसेप्टली कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करे, ग्रहण करेगा, वो क्या कहलाएगा अम्ल। कंडीशन क्या है इस अम्ल की ग्रहण करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या उनका अष्टक अपूर्ण होगा, या वो किसकी तरह कार्य करेंगे, धनायन की तरह कार्य करेंगे। अब बात करते हैं लुईस क्षार की तरह। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है, त्याग करता है, वो क्या कहलाएगा क्षार। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन धनी, या इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते होंगे। और ये किसकी भांति व्यवहार करते हैं, ये ऋणायन की भांति व्यवहार करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में केवल हमने अम्ल क्षार की जो तीनों अवधारणाएं थी, आर्रेनियस अवधारणा, ब्रोस्टेल-लोरी अवधारणा और लुईस अवधारणा, उनके बारे में हमने बात की थी। एक बात और आ गई इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि क्या होता है कि जब कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा तो दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, तो उनके मध्य जो बंध बनता है उस बंध को बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। जैसे एग्जाम्पल हम समझे इसका BF3 के साथ क्रिया कर रहा है NH3, NH3 के पास क्या होगा लोन पेयर। तो BF3 को ये जो अमोनिया है वो अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा, तो इसके मध्य एक बंध बनता है, उस बंध के निशान को मिस कर, इसका मतलब होता है उपसहसंयोजक बंध। जो उपसहसंयोजक बंध होते हैं उसको इस प्रकार से इस तीर के निशान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है, इस कारण से लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर रहा है, तो ये लुईस क्षार की तरह कार्य करेगा। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है जो अपना रह गया था, ब्रोस्टेल-लोरी अवधारणा से रिलेटेड होता है कि किसी अम्ल को देखकर उसकी क्षारकता पूछ ली जाती है और क्षार को देखकर उसकी अम्लता पूछ ली जाती है। तो ध्यान रखना है, जैसे मैं समझा दूं कि आपसे अम्ल की बात करें तो अम्ल के लिए तो क्या पूछा जाता है, उसकी क्षारकता। जैसे HCl की क्षारकता कितनी होती है 1, HCl की क्षारकता कितनी होती है एक होती है। H2SO4 की क्षारकता कितनी होती है 2, H3PO4 की क्षारकता कितनी होती है 3। तो क्षारकता का मतलब है प्रोटॉन का त्याग, किसका, प्रोटॉन का त्याग। जो जितना प्रोटॉन का त्याग करेगा वो उसकी क्षारकता उतनी
कहलाती है। तो HCl एक प्रोटॉन का त्याग करता है तो इसकी चालकता 1 है। H2SO4 2 प्रोटॉन का त्याग करेगा तो उसकी चालकता 2 हो जाएगी। H3PO4 3 प्रोटॉन का त्याग करता है तो इसकी चालकता 3 हो जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट जो जितना क्षार की बात करें, क्षार जितना प्रोटॉन ग्रहण करेगा अम्ल क्या करता है? प्रोटॉन का त्याग। तो अम्ल जितना प्रोटॉन का त्याग करेगा वो उसकी चालकता कहलाएगी, और क्षार जितना प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो उसकी अम्लता कहलाती है। इसके लिए H3PO4 के लिए एग्जाम में आया क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था H3PO4 की चालकता कितनी होती है, तो आंसर क्या होगा? 3। तो उम्मीद है आज वाला कंसेप्ट आपका अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में जो अम्ल क्षार लवण से रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, क्लोथ क्षार अभिक्रिया, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, उन सब के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते, तो उन सब के बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।